बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर मैं हूँ आपके साथ अजमल जामी। खुसूसी ट्रांसमिशन लेके आए हैं क्योंकि इक़्तिसादी सर्वे आज पेश होने जा रहा है और कल फिर बजट है। तो बजट की आमद के हंगाम सियासी ख़बरों से हटकर बजट पर भी अवामुन्नास की खासी नज़र रहती है क्योंकि उससे उनका मुस्तक़बिल आने वाला साल जुड़ा होता है। कौन सी शय महंगी होने जा रही है, क्या सस्ता होगा, क्या सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा होगा, पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, रिलीफ कहाँ कहाँ सरकार दे रही है। इसलिए बजट से जुड़े मामलों पर आप सबकी नज़र रहती है और हस्बे मालूम दुनिया टीवी ट्रांसमिशन का ये सिलसिला आपकी खदमत में लेके आया है। अब जबकि आज इक़्तिसादी सर्वे भी पेश किया जाना है, तो अब तक के जो नंबर्स हैं, जो डेटा है, वो तो ज़्यादा खुशगवार कुन तासुरात शायद आप पर ना रख सके क्योंकि 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस हैं जो आयद किए जाने हैं और एफबीआर के लिए जो टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा रखा गया है। 9200 अरब का हदफ है। क्या एफबीआर 9200 अरब इकट्ठा कर पाएगा एक साल के अंदर? क्योंकि बहुत कम हुआ है हमारी तारीख में कि जो टारगेट रखा गया टैक्स कलेक्शन का और उसको मीट किया गया हो या उसके बराबर भी जाया गया हो। और जो मुआशी तरक्की की शरह थी पाकिस्तान में, तो वो तो हमने 5% हदफ रखा था, लेकिन 0.29 पर हम खड़े हैं, जो कि बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। और ये भी तो अगर मैं कहूँ कि थोड़ा एग्जेजरेटेड नंबर है तो गलत नहीं होगा। इसी तरह से एग्रीकल्चर ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी कहलाया करती थी, यहाँ हमने हदफ रखा था 3.9%, ये 1.55% है। इसके बावजूद कि सरकारी दावा करती है गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। सनती तरक्की, मईशत का पहिया नहीं चल रहा, आप सबको अंदाज़ा है। हदफ तो बहुत ज़्यादा रखा 7.1, प्रोजेक्शन पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा रखी गई। नोइंग दी फैक्ट्स एंड नोइंग दी सिचुएशन, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सर्कल है उसमें जो हमने हासिल किया है -2.94%। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और जो हमारी सर्विसेज के शोबे में हदफ था वो 5.1 का था, उसमें हमने 0.86 हासिल किया। इवन सर्विसेज में भी हम अपने जो टारगेट था उसको अचीव नहीं कर सके। तो जितने भी टारगेट्स मेजर हैं उनको अचीव ना करना और माइनस में जाना, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि इकॉनमी के साथ, मईशत के साथ पिछले साल डेढ़ में हुआ क्या है, व्हाट वेंट रॉन्ग। और महंगाई की जो रफ्तार थी महंगाई बढ़ने की, वो तो होशरुबा थी, उससे आप भी मुतासिर हैं, हम भी मुतासिर हैं, अवामुन्नास मुतासिर हैं। रिकॉर्ड 38% तक गई है। हालांकि हदफ ये रखा था हमने कि 11.5% तक महंगाई रहेगी, बल्कि वो रिकॉर्ड 38% तक जा पहुंची है। जो जुलाई तक मई प्रोजेक्शन थी वो 29% थी सरकारी कागजों में। तो बहरहाल इन इंडिकेटर्स के साथ हम बजट पेश करने जा रहे हैं, जबकि IMF से बात भी अभी तक नहीं बनी हुई। तो क्या उसके खिद्दो हाल होंगे, कितना मैक्सिमम रिलीफ का सामा कर पाएगी ये सरकार, जिसके पल्ले इक्तिसादी तौर पर कुछ ख़ास नहीं है टू बैंक ऑन। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, एक्सपर्ट हैं, और जनाब एहसान मलिक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, मुजम्मल असलम भी ज्वाइन करेंगे, हमाद आलम, हारिस अमीर और डॉक्टर खाकान नजीब भी हमारे ट्रांसलेट में मौजूद होंगे। सबसे पहले खुर्रम साहब, मैं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये बुनियादी क्या खुर्रम साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? खाकान साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोई गेस्ट है हमारे ट्रांसमिशन को चेक कीजिएगा, जो हमारे पैनल पे बैठे हैं, मुझे बताइए गेस्ट कौन से हैं। चलिए, जैसे ही उवैस साहब या खुर्रम या एहसान मलिक साहब आते हैं उनसे हम बात करते हैं। अर्ज़ कर रहा था इंडिकेटर्स का, जिनकी बुनियाद पे बजट आना है, इकनॉमिक सर्वे पेश करना है। सर्वे में तो ज़ाहिर बात आप कुछ खुशनुमाई का तासुर देते हैं, लेकिन हक़ाइक़ क्या है वो आप देख चुके हैं। 2017 से 18 के दौरान जो मुआशी तरक्की थी वो 6% तक रिकॉर्ड की गई थी। तो विद इन उसके बाद 18 से ऑनवर्ड हमने देखा कर्ज़ों में भी इजाफा हुआ, मुआशी जो तरक्की की शरह थी, शरह नमू जिसे हम कहते हैं, वो भी कम हुई है और अब तो 0.29 पर हम मुआशी तरक्की पे आके पहुँचे हैं, वो भी एग्जेजरेटेड नंबर बनता है। अदनान साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अदनान खालिद साहब जी, सुन पा आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, ये जो नंबर्स मैंने आपके सामने पेश किए, चाहे वो मुआशी तरक्की हो, ज़राई तरक्की हो, सनती तरक्की हो, सर्विसेज के शोबे में हमारी जो टारगेट थे जो हमने अचीव किया है, और साथ IMF से बात भी नहीं बनी, क्या बजट में अवाम एक्सपेक्ट करें? सर आप कहाँ रेट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। सिलसिला ये है कि जब ये बजट आ रहा है अभी इस पर जो हमारा थोड़ा सा हम प्रीवियस देखते हैं कि माशी और सनती पहिया जिस सुस्त रवि का शिकार रहा है और जिस तरह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से
हमने कोई हदफ पूरा नहीं कर पाए। आपने देखा कि लास्ट माली साल टैक्स हदफ था हमारा 7470 अरब रुपया, जो हम उसको भी पूरा नहीं कर पाए। इस साल 9200 अरब रुपए का टैक्स हदफ का प्रपोज़ल है। पर देखें, बात यह है कि हम टैक्स बढ़ाने पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, पर हम ये कहते हैं टैक्स बेस को बढ़ाएं, टैक्स नेटवर्क में सिस्टम्स को लाएं, टैक्स के जो नंबर्स हैं, जो हमारे टैक्स गुजार हैं, उनको बढ़ाएं। इस तरह तो मामलात बेहतरी तरफ जाएंगे। अदरवाइज टैक्स हदफ नहीं, आपको क्या ये लगता है कि जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, यानी आवाम के लिए सादा लफ्जों में अगर मैं ये कहूं कि टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफा किया जाए, वो लोग जिन पे टैक्स लगना चाहिए उनकी तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि जिन पे टैक्स लगा हुआ है उनके ऊपर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। एम आई राइट सर? जी हाँ, जी बिल्कुल इसी तरह है कि जो ऑलरेडी टैक्स सिस्टम में है, देखें टैक्स सिस्टम में जो है उनको इजाफी बोझ, फिर बोझ और फिर बोझ करेंगे। एक तरफ ग्लोबली क्रंच है, एक तरफ हमारी इकोनॉमिकल क्रंच है, एक तरफ हमारा इंडस्ट्रियल पहिया सुस्त रवि का शिकार है। आप इस पे इजाफा जो बोझ करते चले जाएंगे तो क्या होगा। मैं आज भी कहता हूँ कि हम टैक्स सिस्टम्स को बेहतर करें, उसको आसान करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लोग टैक्स के नाम से डरे ना। टैक्स के अंदर जितनी आसानियाँ पैदा हो सकती है, गवर्नमेंट को चाहिए उसे आसानियाँ पैदा करे। मैं यहाँ एक प्रपोज़ल देता हूँ, जो मैंने कहा, एक इनकम टैक्स सेक्शन है 111, जिसके तहत आप सालाना 50 लाख रुपए फॉरेन रेमेडीज़ मंगा सकते हैं। मैंने इसाक डार साहब से बजट प्रपोजल्स के अंदर और B2B मीटिंग के अंदर ये कहा कि देखिए, फॉरेन रेमेडीज़ का आप बात करते हैं कि हमारे फॉरेन रेमेडीज़ शॉर्ट हैं, आप इस सेक्शन के तहत 5 करोड़ से ज़ायद अमाउंट दे दें, ताकि लोग फॉरेन रेमेडीज़ मंगाएं, क्योंकि इनकैशमेंट हो जाएगी। तो उन्होंने आपकी इस तजवीज़ पे क्या कहा? को कान धरे इस तजवीज़ पे, क्योंकि तजवीज़ तो बड़ी काबिल अमल है जो आपने पेश की। क्या डार साहब ने कोई पॉजिटिव रिप्लाई किया? जी, बड़े डार साहब से जो हमारी मुलाकात हुई, डार साहब ने बड़ा दिलजमी से हमें सुना और B2B हमारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। और मैं इस बार उम्मीद करता हूं कि एमनेस्टी स्कीम इस साल जो बजट में ये प्रपोज करेंगे, ताकि जो ग्रे हमारी अमाउंट है वो किसी तरह सिस्टम के अंदर आ सके। मैंने ये भी उन्हें प्रपोज किया कि सर, बात यह है कि आप जो लोग हमारे 95 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप इनको कोई सहूलत दें, कोई इन्हें फैसिलेट करें, इन्हें कोई कार्ड इशू करें, ताकि इनका एतमाद बहाल हो सके। आप इस तरह की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात मैंने कही, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर खुदाया जो 20 से 22 रुपए का स्टेट बैंक का और जो ओपन मार्केट डॉलर का फ़र्क है, इसे ख़त्म करें। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, हमारी फॉरेन रेमेडीज़ बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। साथ ही का मुझे ज्वाइन किया मोहम्मद अवैस साहब ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अवैस साहब, बड़ी ताख़ीर कर दी आपने ज्वाइन करते हुए आज। तो ताख़ीर तो वैसे इक़्तिसादी मुहासबा भी खासी होनी चुकी इस वक्त जो हालात है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैं आपने मौका दिया। जो मुल्क के हालात हैं, ऑब्वियसली इस वक्त तो फ्रेंकली मतलब बजट का दिन भी कल आ रहा है, और आवाम के जो एक्सपेक्टेशन है, जो पास्ट गुजर चुका है, एक साल जो हमने देखा, जो सारी चीज़ें हुई, मुझे लगता है अब तो सिर्फ आवाम ये चाहती है कि अच्छा कितना एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर आएगा। यानी रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि ये सोच है कि होर कितना बर्डन आना है। इस वक्त मुश्किल क्या आ रही है, यानी इस वक्त तो अगर हुकूमत फ्रेंकली अगर थोड़ा सा रिलीफ भी दे देना, तो उनको पूरी जो एप्रिसिएशन है वो मिल जाएगी, क्योंकि आवाम इतना ज़्यादा मुश्किल के अंदर आ चुकी हुई है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि हुकूमत का फोकस बजट के अंदर सारा ये होता है कि उन्होंने क्या कलेक्ट करना है, उन्होंने क्या स्पेंड करना है और किस तरह लेके चलना है। लेकिन दूसरी तरफ आवाम का फोकस क्या हो गया जामी साहब, इस वक्त तो आवाम का मसला ये है कि महंगाई कहाँ जा रही है और कहाँ पे आके रुकेगी और कीमतें कहाँ होंगी। क्या कोई तनख्वाह, यानी जिस प्रपोर्शन से महंगाई बढ़ी है, क्या उसी प्रपोर्शन से तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी, लोगों की इनकम लेवल्स भी बढ़ जाएंगे, लोगों को घर के अंदर जो है वो खाना पीना जो चीज़ें हैं वो मुहैया हो जाएंगी। क्योंकि इस वक्त
ये सिर्फ ये मसला नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई मुआशी जो हमारे मसाइल है वो आ रहे हैं, मुझे दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो शख्स जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, जहाँ जो कीमत रखना चाहता है, वो सारी चीजें जो है वो लेके जा रही हैं। जो प्रॉब्लम्स को आप हाईलाइट करें उसकी बेसिक रीजन तो ऑब्वियसली गवर्नेंस एंड जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उससे जुड़ी होती है ना। डेफिनेटली जब आपके यहाँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, क्याओस हो, अनसर्टेनिटी हो, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो इकोनॉमी के ऊपर भी या गवर्नेंस के ऊपर भी पड़ेगा, और जो हम देख भी रहे हैं। यस बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है कि जो वो चीज़ आ रही है, लेकिन एक चीज़ और अहम होती है कि ठीक है गवर्नमेंट को मसाइल आ रहे हैं, उसको पॉलिटिकल साइड के ऊपर हैंडल करना पड़ रहा है सारी चीज़ें, तो क्या उस टाइम के ऊपर मैं बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दूं? जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेनी थी मुझे उसके ऊपर तो काम करना चाहिए ना, वो सारी चीज़ें लेके चलनी चाहिए। देखें ये बिल्कुल मुश्किल पीरियड था गवर्नमेंट के लिए, नो डाउट। आप देखें इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि इस वक्त तो आपके 5 फाइनेंस मिनिस्टर के रोल हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस के अंदर देख रहे हैं, जिनको मिनिस्टर की पोजीशन दी हुई है। तो इतने ज़्यादा लोगों के साथ तो यही था ना कि हाँ, क्योंकि एकदम एक चीज़ आई, प्रॉब्लम आए, वो सारी चीज़ें थी, तो उसको लोग और उनके साथ इसहाक डार साहब, जिनकी पोर्टफोलियो में बड़े बड़े कारहाया नुमाया उनके पोर्टफोलियो में सीवीज में रिज्यूमे में लिखे हुए हैं, लेकिन इन 5 लोगों की परफॉर्मेंस क्या रही? परफॉर्मेंस तो अवाम के सामने है, बस जो चीज़ें चल रही हैं वो तो सारी ज़ाहिर आ रही है। हमने तो दावे किए थे कि डॉलर की असल औकात ये है, यहाँ लाकर दिखाएंगे आपको, फिर IMF को हमने तड़ियाँ लगाई फिर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जामी साहब इस वक्त जो पोजीशन फ्रैंकली हो गई है करेंसी के ऊपर, तो अब लोगों का यानी ट्रस्ट लेवल बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये नहीं पता कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा, यानी हर आदमी जो है वो, अगर करेंसी एक्सचेंज का मसला ले लें, महंगाई का मसला ले लें, किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं। अंदाजा करें जब डॉलर में रैपिड चेंज आई 16 या 20 या 25 रुपए तक गया एक दिन के अंदर 3 डिफरेंट सेशंस में, तो वेरी नेक्स्ट डे यानी इतने बड़े डिप्रिसिएशन के बाद वेरी नेक्स्ट डे वो 4 रुपए उठ चुका था ऊपर। डेफिनेटली देखें डॉलर के अगर आप देखेंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गैप फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी रिसेंटली अगर आप कुछ दिन पहले की देखें तो जब इन्होंने स्टेट बैंक ने एक अनाउंसमेंट की कि जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं वो अब स्टेट बैंक के थ्रू हो रही होंगी, और वो जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो मनी मार्केट से या ओपन मार्केट से नहीं ले रहे होंगे, जब एक अनाउंसमेंट हुई तो सेम डे गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की कि डॉलर की जो मार्केट प्राइस है वो 20 से 25 रुपए लेस हो गया है। लेकिन क्या उस दिन डॉलर अवेलेबल था? तो डॉलर तो अवेलेबल नहीं है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर डॉलर अवेलेबल नहीं है। कहाँ चला जाता है अचानक, वो तो एक लंबी कहानी है, और वो भी एक बड़ी अहम समस्या रही है हमारे यहाँ। और फिर जो गैप ओपन मार्केट के इंटर बैंक का, उसका फ़र्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब खुर्रम शहजाद साहब ने, इक़्तिसादी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। आप उनके तज्ज़िया तबसरे दुनिया TV पर, अखबार पे और हमारे नशरियात में देखते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक बार फिर मौका दिया आज। ये 9200 अरब रुपए का हदफ रखा है। अगले साल तो शायद हमने कुछ 6000 से ज़ायद अरब रुपए जो है वो सिर्फ सूद की अदायगी में देने हैं जो कर्जों के ऊपर है। लेकिन क्या हम ये 6000 से 9200 अरब तक पहुंच पाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, भाई साहब जी प्रोग्राम में देखें जो 6000 की आप बात करें वो 6000 7,000 है, ज़्यादा है जी, 7,000 से ज़्यादा है वो। और अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं कि 9 अरब रुपए का, बल्कि अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं, कह रहा हूँ कि जो 92 अरब है या बिल्कुल सुन पा रहे हैं खुद अब आप। अचीव नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यही है कि आप इकोनॉमी रिसेशन की इकोनॉमी में तो आप टैक्सेस अचीव नहीं कर सकते। आप दिखाने के लिए तो आप एक बजट दे देंगे, बट उसमें मेरे नहीं ख्याल अचीव कर पाएंगे, और ये 3-4 महीने की सर्वाइव शायद ना कर सके बजट। उसकी वजह ये है कि फिर इवेंचुअली गवर्नमेंट ने इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो शायद एक नया बजट अनाउंस करे, और बहुत ही डिफरेंट बजट होगा वो, और फिर IMF की जो है वो कंसल्टेशन के साथ होगा। और ये भी हो सकता है कि अभी का बजट जो है वो पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपने जो है वो अगर ख़र्चों को कम नहीं की तो प्रॉब्लम होगी। अगर खर्चे इसमें कम होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा स्टैंड होगा, इतना आसान नहीं है इस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आगे इलेक्शन हैं, और जब इलेक्शन आते हैं आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट जो है उसके लिए बड़ा टेम्पटिंग होता है उस बजट को जो है वो अकॉर्डिंगली बनाना। मेरे ख्याल में आपका जो सवाल है उसमें एक चीज़ ये कि टैक्सेस नहीं अचीव होंगे, दूसरा ये कि ये टैक्स बजट नहीं होना चाहिए, ये एक्सपेंडिचर बजट होना चाहिए, यानी कि एक्सपेंडिचर्स की तरफ
फोकस हो, एक्सपेंडिचर्स को कम करें, जो कि आपका जो है वो इस वक्त हाथ से निकला जा रहा है। आप देखें अगर 900 अरब रुपया या 950 अरब रुपया भी आप टैक्स में कलेक्ट कर भी नहीं किसी तरह, तो 700 अरब रुपया आप जो है वो 700 नहीं, इनफैक्ट 7 ट्रिलियन रुपीज़, 7,000 अरब, 9,000 अरब आप अचीव कर लें, 7,000 अरब जो है आप डेट सर्विसिंग में दे देंगे, तो बाकी बचेगा क्या आपके पास? तो ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये बजट बहुत क्रिटिकल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में एक पॉपुलर बजट होगा, ये IMF के हिसाब से नहीं बनेगा और ये 3 महीने 4 महीने सर्वाइव करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक। एहसान मलिक साहब, आप इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। ये हमारे जो मुआशी माहिरीन हैं, ये तो जो तस्वीर खींच रहे हैं उन नंबर्स के ऊपर, उस डेटा के ऊपर जो कि सामने है, यानी उसमें कोई एग्जैजरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए उसे क्रिटिकल कह रहे हैं। अब विद इन दी कंट्री अगर हम बात करें, जहाँ पे जो इंडस्ट्री का शोबा था वो भी यानी माइनस में गया, 0.294% उसकी ग्रोथ नोट की गई है। इंडस्ट्रीज़ के अलावा हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में बड़ा बूम रहा है और किसी हद तक वो भी एक सर्कल को, एक साइकिल को इग्नेट किया करता था। व्हाट वेंट रॉन्ग विद दैट, और अब वो कहाँ खड़ा है अगले साल जब हम निगाह डालें तो? अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, बात ये है, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं अवैध साहब से मुत्तफिक हूँ कि जो बेस्ट इकनॉमिक टीम थी वो इस वक्त अवेलेबल थी। ये 5 लोग, इसहाक डार, तारिक पाशा साहब, अशफाक तोला साहब, सब लोग, बट मैं ये समझता हूँ ये बुरी तरह नाकाम हुए। इनको कोई इन्होंने रोड मैप या कोई विजन नहीं दिया कि इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे लेकर चलना है। और इसमें जो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है, अभी जो आप डॉलर की बात कर रहे थे, डॉलर का इशू, ये मुल्क 2 मुल्कों की मैशियत नहीं चला सकता। ये तमाम लोगों को पता है कि यहाँ से डॉलर बाय होके अफ़गानिस्तान जाता है। वो कैसे जाता है, ये जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको देखना भी चाहिए और उसको रोकना भी चाहिए। मैं कल मलिक बोस्तान साहब जो मनी एक्सचेंज के चेयरमैन है, उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि जी जो डिप आई थी उसके बाद दोबारा बाइंग शुरू हो गई, जो लोग हज पे जा रहे हैं। हम लोग ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं देते जिससे ये चीज़ें, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, इंटरेस्ट रेट हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आखिर में कल बजट के बाद गवर्नमेंट की तरफ से फिर कहा जाएगा ये अवाम दोस्त बजट है और फ्रेंडली बजट है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम लोगों से 1.2 बिलियन IMF से मिन्नतें कर रहे हैं, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हमने उनको क्या रिलीफ दे दिया है कि वो फॉरेन रेमिटेंस को इधर शिफ्ट करें। आप रियल एस्टेट के ऊपर ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, या आपने पिछले बजट में भी इंट्रोड्यूस करवाई, जिससे कि जो यहाँ पे जो कैपिटल अवेलेबल था इवन वो फ्लाई कर गया। अभी भी कल बजट में अभी टाइम है, मेरी रिक्वेस्ट है इसहाक डार साहब से, काइंडली आप इस चीज़ को दोबारा रिविजिट करें। फॉरेन रेमिटेंस को अट्रैक्ट करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को आप कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस करें। और उसके बाद एक जो खुदा का जुल्म है, पता नहीं क्यों इनकी अकलों पे क्या पर्दे पड़े हुए हैं, सेक्शन 111 इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें कि आप एक साल में 50 लाख रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसकी लिमिट को ख़त्म करें या उसको एनहेंस करें ताकि लोग यहाँ पर पैसा शिफ्ट कर सकें। तो जब तक आप ऐसे मेजर्स नहीं लेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कोई बेहतरी आएगी। IMF की बातचीत चल रही है, वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं, उनका बोर्ड मीटिंग होनी है। प्राइम मिनिस्टर अभी इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि वो होपफुल हैं, बट मुझे ये फील आती है कि ये हमारी गवर्नमेंट इसको लेकर पैरेलल चल रही है। जब तक ये बजट नहीं देते उस वक्त तक ये चीज़ों को IMF की तरफ से फाइनल नहीं कर पाएंगे। ठीक, मेरे साथ ठीक है, बड़ा अहम नुकता था ये भी, फॉरेन रेमिटेंसेस का, और जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके लिए बता रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सामहाउ जो कुछ इंडस्ट्रीज़ या कुछ सर्कल इग्नेट होता है, ये चलता है पाकिस्तान में, वो इस इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, उससे कई और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से सर्कल एक थोड़ा बहुत चलना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया है। खाकान साहब, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आप फिर भी कदरे प्रैग्मेटिक थे, पूरी उम्मीद थे
पिछले गुजरे एक साल के दौरान कि नहीं अभी भी इम्कान है कि कुछ इस्लाहात हो सकें, कुछ बेहतरी हो सके मईशत में, IMF के साथ बात बन सके, ना भी बने तो भी आप पुरुम्मीद थे। अब आप कहाँ खड़े हैं जबकि हम आज 0.29 की प्रोजेक्शन पे जा रहे हैं? मेरा ख्याल है डॉक्टर खाकान साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा। चलिए, हमारे ज्वाइन किया है साथ ही हमाद आलिम साहब ने कराची स्टूडियो से। हमाद साहब, आप यहाँ चैम्बर की सूरत हाल को भी देखते हैं, माशी माहरीन से भी आपका एक रब्त है, आप ख़ुद भी एक्सपर्ट हैं। यहाँ कराची में जो ताजिर बरादरी है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है इकनॉमिक सर्वे और बजट के हवाले से? जी जावेद साहब, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मईशत के हवाले से अगर कुछ एक अहाता बयान करें तो हम ये कहेंगे कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। तो पहले तो ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मईशत हादसे का शिकार हो चुकी है, बिल्कुल। और मईशत और दूसरा ताजिर बरादरी की बात तो अलग है। इस वक्त बजट में तो कोई रिलीफ का आपको मिल ही नहीं सकता। आप सोच ही नहीं सकते अगले 2 साल में क्या हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अगले आइंदा साल 21% की महंगाई है, तो महंगाई क्या होती है? बेसिकली इट्स अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। मतलब अगर ये एक तरीके का टैक्स है जो आप अभी शहजाद साहब से सवाल कर रहे थे कि 7,200 अरब भी अगर हम हासिल करते हैं, 7,000 अरब इस साल हासिल करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर 9,200 अरब का टारगेट है। उसमें ये कि अगर आप देखें तो कुछ तो इन्फ्लेशन है 20% का, ये वैसे ही बढ़ जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ 20 रुपये की है और उसमें अगर आप 20% का इन्फ्लेशन लगाएं तो 24 रुपये की हो जाएगी, तो उस पर 24 रुपये के हिसाब से टैक्स कटेगा। तो टैक्स का साइज़ इस तरह बढ़ेगा ऐसे। लेकिन अब आप ये पहले तो रियलाइज़ करना पड़ेगा, जैसे अभी आप कहते हैं इकोनॉमिक टीम बहुत बेहतर है, पहले तो ये कि आप क्लियर करें कि जिस तरीके से दहाइयों से 3-4 दहाइयों से मईशत के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं ना, इस खिलवाड़ को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि पानी सर से ऊपर चला गया है। इस वक्त आप देखें कि हम 2 ममालिक ना हमें कर्जा देने की बात करते हैं, हम आज IMF से 1-2 अरब डॉलर की बात करते हैं। तो जब 30-40 साल पहले मुल्क, तमाम मुल्क, खित्ते के मुल्क देख लें आप, वो खुद निसारी की राह अपना रहे थे, हम क्या कर रहे थे? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 2005 से 2020 तक अगर दुनिया की एक्सपोर्ट्स को देखा जाए, जिस तरीके से उनमें इजाफा हुआ है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इन 15 सालों में तकरीबन 83 अरब रुपए तक बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? 25, 26, 27, 28 अरब। और वो भी कितने बड़ा इंसेंटिव मिलता है। आप देखिए, टेक्सटाइल कहा जाता है बहुत बड़ा सेक्टर है, 50%, 60% हमारी एक्सपोर्ट का हिस्सा है। कितने इंसेंटिव्स हम इनको देते हैं और क्या प्रोडक्ट बाहर आ रही है, कितने डॉलर्स आ रहे हैं। तो जो आप इस्लाहात करनी पड़ेंगी आपको तमाम, एक तो एक्सटर्नल फ्रंट जो बैरूनी अदायगियों के मामलात हैं इधर भी, और डोमेस्टिकली आपको खुद इंसारी करनी पड़ेगी। सिंपल अगर आप देखें जो टैक्सेशन की बात हो रही थी अभी प्रॉपर्टी की, हमारे एक एनालिस्ट ने कहा 2000 अरब रुपए एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी, होलसेल, रिटेल से आ सकता है। भाई क्यों नहीं फैसले लिए जा रहे? अमून ब्लैक का पैसा कहाँ जाता है? उसकी तो बड़ी सिंपल सी रीजन है ना हमाद साहब, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट रीजंस को पॉइंट आउट किया है, लेकिन उसकी एक बेसिक रीजन ये है जो हमारी आज की ट्रांसमिशन के आगाज में हमने वो नुकता डिस्कस किया था कि जो टैक्स बेस है वो नहीं बढ़ाई जा रही, उस सिलसिले में तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स पे अंदर आता है जो शहरी, उसके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है। आई डोंट नो कि इसकी क्या रीजन है। हालांकि इस मामले में इस्लाहात या टैक्स बेस बढ़ाना खजाना या हर गवर्नमेंट का, हर रजीम का एक ख्वाब या एक प्लान हुआ करता है। आई डोंट नो फिर जब ये गवर्नमेंट में आते हैं, पोर्टफोलियो रहते हैं, तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? वो जामी साहब होता है कि सियासत आड़े आ जाती है, सियासत आड़े आ जाती है। आप होलसेल रिटेल पे नहीं लगाते बिकॉज के आपका वोट बैंक का मसला होता है। फिर अब आप देखें कि गैस की कीमतें, सिंपल एक सेक्टर देख लें, आज गैस का सेक्टर है या हमारा एनर्जी सेक्टर है, इस वक्त गैस की SNGPL या SSGC तकरीबन 1200 अरब रुपए की मखरूज गैस पैदावारी सलाहियत है। क्यों नहीं गैस की कीमत बढ़ाई जा रही? ठीक है, आवाम के लिए पेन आएगा, मानते हैं, लेकिन गैस की कीमत तकरीबन इस वक्त 700 रुपए एवरेज कंज्यूमर से ली जा रही है, इसको 2000 से ऊपर होना चाहिए। तो वो क्या बन रहा है? वो सर्कुलर डेट बन रहा है। वो सर्कुलर डेट तमाम फिर ये पूरे सेक्टर को खा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर SNGPL SSGC से पैसे इन गैस की पैदावारी कंपनी को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? इनमें बहुत सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, वो क्या जाएंगे, फ्लाई कर जाएंगे यहाँ से। तो देखिए, असल बात ये कि पहले तो एक नीयत साफ करनी पड़ेगी। इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है। ये सूडान या इथोपिया नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान, इसमें बहुत ज़खायर है। तो पहले तो नीयत साफ करनी पड़ेगी जितने भी डिसीजन मेकर हैं, वरना आप आला से आला टीम ले आए, अगर सियासत आड़े आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ये है कि पहले आप ये करें कि खुद इंतसारी की राह अपनाएं, उन टैक्सेशन मेजर्स लें वहाँ जहाँ आप नहीं कर सके, आपको लेनी पड़ेगी प्रॉपर्टी पे, आपको ज़राअत पे। इसके साथ साथ आपको जो सेक्टर काम करने वाले हैं, जैसे आजकल IT का बड़ा बूम आ रहा है, आप एक तरफ तो दे रहे हैं, ये खाकान अब्बासी साहब का जुमला ही था कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को इतना इंसेंटिव्स देते हैं,
ये यूएन की एक रिपोर्ट थी 2017-18 में कि किस हद तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने सब्सिडाइज किया, होलसेल हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, या तकरीबन 2,500 अरब रुपए आपका बजट का अगर इस तरीके से जा रहा है कि हम उनको मुराद दे रहे हैं, तो कैसे हम खर्च करेंगे आवाम की फलाह के मंसूबों पर। अभी आपने कहा कि डेट सर्विसिंग कितनी बढ़ गई है, इस साल तकरीबन 5,000 अरब क्रॉस कर जाएगी, लेकिन आपने इसके साथ देखा कि पीएसडीपी कितना कम हुआ है। ये पीएसडीपी इस मार्च 2030 तक 280 अरब रुपए हुआ है खर्च। तो जहां आप एक तरफ कर्ज की अदायगी पे जा रहे हैं, आप पीएसडीपी पर छुरी चलाते जा रहे हैं, तो हमारे और आपके बच्चों को स्कूल और अस्पताल कहां से मिलेंगे? फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क कैसे बनेगा? तो ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट क़यादत चाहिए। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। अभी सिंपल बलूचिस्तान में आप देखें, सैंडेक का प्रोजेक्ट है, 2027 से प्रोडक्शन शुरू होगी। चलिए, 250-300 अरब डॉलर का मादनियात छुपा हुआ है। अच्छा खाकान साहब, बिलाखिर हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं। आई थिंक न्यूज़ हेडलाइंस की ब्रेक भी करीब आया चाहती है और खाकान साहब से बिलाखिर रब्ता हो चुका है। और अरसे से मैं वेट कर रहा था उनके साथ बात हो जाए, क्योंकि बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच थी उनकी इकनॉमिक एनालिसिस में। तो अब इन इंडिकेटर्स के साथ अब वो क्या देखते हैं फॉर द कमिंग ईयर, उनके ऊपर सवाल छोड़ता हूँ। अगर मुख्तसर कमेंट करना चाहें आप खाकान साहब। जामी साहब, अपनी हिस्ट्री का सबसे मुश्किल बजट दिए जा रहे हैं। जब मार्कअप की पेमेंट कर देंगे तो 500 रुपए के मकरूज होंगे, बाकी सब कुछ बोरोड मनी से है। सो दैट्स द सेवेरिटी ऑफ द चैलेंज जो बजट फेस कर रहा है। सो व्हेन यू गिव मी मोर टाइम, हम हर हेड से गुजरेंगे कि खड़े हुए कहाँ हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने 3 मजमून लिखे हैं बजट पे, और हर एक में ये कहा है कि हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद द कंट्री, टेल देम कि कहाँ खड़े हैं और सिवेरिटी क्या है। फिर उनसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं, फिर उनसे पूछें कि आप क्या सैक्रिफाइस दे सकते हैं। नहीं देंगे तो इतना मुश्किल बजट होगा कि ये और इन्फ्लेशन कायम करेगा मुल्क में, करंट अकाउंट के खसारे को भी नहीं संभाल पाएंगे, और मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। सो वील ट्राई एंड प्रेजेंट रेसिपी कि इसमें से कैसे निकला जा सकता है। चलें, मुझे ये बड़ा इश्तियाक होगा कि वो रेसिपी हो क्या सकती है, गिवन नंबर्स के साथ, गिवन फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, वो क्या रेसिपी है जिसमें थोड़ा बहुत रिलीफ हो। मजीद आपसे इंतहाई डिटेल से मैं बात करूंगा। न्यूज़ हेडलाइंस का वक्त आया चाहता है। खुरम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आई नो यू हैव टू गो समवेयर, लेकिन आपकी कुछ एंगेजमेंट्स हैं, थोड़ा वक्त और इनायत कीजिएगा। 2 बजे के हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ जनाब अवैस साहब भी बैठे हुए हैं स्टूडियोज़ में, हमाद आलम साहब, मुजम्मल असलम भी आएंगे, ज़िशान मर्चेंट भी आएंगे। इन तमाम मुआशी माहिरीन के साथ मिल बैठकर इस ट्रांसमिशन के ज़रिए सर जोड़कर गौर करेंगे कि क्या मुमकिन है इन हक़ाइक़ और अदाद शुमार के तनाजुर में अवाम को उससे क्या रिलीफ दिया जा सकता है और गवर्नमेंट क्या पेश करने जा रही है। हमारे साथ रहिएगा। ये मैं अभी बिलाल अज़हर कियानी साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर, उनकी गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, हमारा पैनल भी सुन रहा था, बट वी आर स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो इस्लाहात के नाम पर या प्रोजेक्शन के नाम पर क्या ऑफ़र कर रहे हैं रिलीफ, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज़ हैं या माजी में आपने क्या किया वो अपनी जगह दुरुस्त होगा। फ़िलहाल जो सूरत हाल है मईशत की, मुल्की मईशत की, उसमें अवामुन्नास के सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस कदर ज़्यादा महंगाई जो 38% तक जा चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% पर जा चुका है, 10 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक जो ख़त गुर्बत तक जा पहुँचे हैं। तो इस बीच आप क्या ऑफ़र करने जा रहे हैं आवाम को, एक आम शहरी को जो कि बिलक रहा है, सिसक रहा है इस महंगाई में। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका मैं दो तीन बार तारुफ करवा चुका, क्योंकि वो बड़ा प्रैग्मेटिक रहे हैं और इन सारे नंबर्स के बावजूद भी जो नेगेटिव्स हैं होपफुल रहते हैं कि समथिंग इज़ अप टू हैपन गुड। खाकान साहब, ये नंबर्स कुछ मैंने पेश किए, आपने कियानी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, कोई रिलीफ की उम्मीद तो दिलाए ना हुजूर देखने वालों को, क्या है रिलीफ? So जामी साहब, पहले तो हम देखते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। You know, a good diagnostics gives you a good result कि तशखीस अच्छी की जा सके मरीज। So देखिए, खड़े यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमें बजट में ये बताना है कि अगले साल 25 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे। You know, everything else becomes secondary, क्योंकि आपका डिफॉल्ट रिस्क तब कम होगा जब आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि अगले साल 25 अरब डॉलर देने हैं, ये कहाँ से आएंगे। इसमें मैं 9 अरब डॉलर जो है वो तो रीप्रोफाइल करूंगा, जो मैं सऊदीया के साथ, चाइना के साथ, यूएई के साथ। अब 16 अरब डॉलर तो कहीं से आने ही आने हैं। उसके अलावा 5 अरब से 8 अरब का करंट अकाउंट का खसारा होगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे। सो IMF अगर नहीं है तो पहला क्वार्टर ही बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इवन 30 जून तक पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आई थिंक द बजट हैज टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि हमारी इस पे पॉलिसी डायरेक्शन क्या है। नंबर 2, अब आप बजट के दूसरी तरफ आ जाइए।
बजट को दूसरी तरफ जो आना है तो हमें ये बताना है कि पाकिस्तान का, जब ये नंबर नोट कर लीजिएगा, बेशक कल देख लीजिएगा बजट में, पाकिस्तान जब अपनी मार्कअप पेमेंट करेगा, जिसको हम इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, जी सूद की, कर्जों की पेमेंट करेगा, जिसको जी वो करेगा, तो ये नंबर 7,500 अरब रुपए के करीब होगा। रियलिस्टिकली यही नंबर है, वी कैन प्ले अराउंड, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक। अब आप जब टोटल टैक्स कलेक्शन फेडरल की नेट हमारे पास जो पैसे रहते हैं, मेरा ख्याल है 9,500 के करीब हम FPR की कलेक्शन करेंगे, ये करके और प्रोविंसेस को देके और एक नॉन टैक्स का बढ़ा हुआ फिगर डाल के उसमें हम लेवीज लगाएंगे, हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाएंगे, इवन वो कलेक्ट करना मुश्किल होगी। चले मैं फिर भी लेवरेज दे देता हूं कि हम कर पाएंगे सब, तो मेरा ख्याल है कि आपके पास 6,500-7 हज़ार से ऊपर नेट फेडरल रिसीट्स नहीं होंगी। सो अगर मैं पहले दिन सारा सूद दे दूं अपने बजट से, तो आई एम लेफ्ट विद अ लॉस विच इज मोर देन 500 बिलियन। मैं मल्टीलैटरल्स के पास जाऊंगा, मैं डोमेस्टिक बोरोइंग करूंगा, तो मैं 500-700 अरब बोरो करके ये चीज दे दूंगा। उसके बाद डिफेंस, ये जो आपने इंटरनल बैंक्स की बात की और डेफिसिट की बात की, वो तो ऑलरेडी हम 14,000 अरब रुपए ले चुके हैं मुकामी बैंकों से। वो भी, उस पर भी हम आ जाते हैं कि हम क्यों ले चुके हैं। सो अगले साल हम फिर यही करेंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि अब आप कहेंगे कि अच्छा 500-600 अरब तो लिया कि हमने सूद ही दे दिया, अब डिफेंस के लिए 1,800 अरब बोरो करेंगे, पेंशन्स मेरे ख्याल है 650 अरब होंगी, बोरो करेंगे, PSDP अगर आप 950 करना चाहते हैं, बोरो करेंगे, अगर आप सब्सिडीज देना चाहते हैं 1,000 अरब से बढ़ाकर, बोरो करेंगे, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट 500-600 अरब जो भी आप रखेंगे, बोरो करेंगे, ग्रांट्स बोरो करेंगे। दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे। कोई समझ भी सकता है कि कितना ब्रोकन है बजट, पहले 25 अरब डॉलर और ये बजट। अब आपने सो वेरी वेरी टफ पिक्चर, राइट। अब आप कहेंगे कि यार यहां से फिर अब करें क्या, आई मीन वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, राइट। सो इसकी जो पहली चीज है ना जो आपने करनी है, अब आप आ कहां से रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, ये हम 14,000 अरब क्यों बोरो कर रहे हैं, क्योंकि इस साल का माली खसारा 7.5% ऑफ GDP है, पिछले साल का माली खसारा 7.9% ऑफ GDP था। मतलब रियली हाउ कैन वी इवन थिंक ऑफ रनिंग अ कंट्री लाइक दैट। हमने अपने FRDLA एक कानून बनाया, बहुत अच्छा किया, हमने उस कानून में लिखा है कि हम 3.5% ऑफ GDP से ऊपर खसारा नहीं करेंगे। IMF को छोड़ दें, मैं कहता हूं हमेशा पाकिस्तान का पहले प्लान रखें, पाकिस्तान की सोच रखें, देन वी विल गो टू द IMF एंड हैव अ लेकिन ये तो मुसलसल दूसरे बरस जो है खसारा वो 7 से ऊपर जा रहा है। चलिए exactly. मैं खाकान साहब, ये जो सोल्यूशन वाली बात है ना, इसे ज़रा रोकते हैं। ये अभी तक की जो तस्वीर है, डायग्नोस्टिक है, वही बड़ा अलार्मिंग है और बड़ा खौफनाक है, उससे डर आ रहा है सूरत हाल देख के। मुजम्मल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। शुक्रिया मुजम्मल, आप हमेशा वक्त देते हैं मुझे भी और हमारी ट्रांसमिशन को भी। ये तो बड़े अलार्मिंग नंबर्स हैं सर, और अब तो हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ शायद ही कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट या एक्सपर्ट हो जो अभी भी पुरुमीद हो या कोई शायद झूठी तसल्ली दिलाने के काबिल हो। अब तो आपने इस पूरे पैनल की गुफ्तगू भी सुनी होगी, जहाँ भी आप जाते हैं या एक ज़ुबान होकर लोग इन अशारियों की, इन फिगर्स की, इन नंबर्स की बात करते हुए खून के आंसू होते हैं। तो ये इस कदर महंगाई जो 38% से ऊपर जा चुकी, और आपकी तनख्वाहों में सरकारी मुलाजिम की इजाफा 20% होना है, कैसे एक आम शहरी अगला साल देखेगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी, ज़रा ये तो तस्वीर कशी कीजिए। अगला साल देखेगा। जी शुक्रिया जावेद भाई, एक आध मिनट मैं थोड़ा सा लूंगा क्योंकि आपने हमें 2:10 का बिठाया हुआ, तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनने का मौका मिल गया उसमें, तो उसमें कोई 1-2 मिनट इजाजत हो तो कुछ नोट कर दूं चीजें, ताकि वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मुजम्मल गवान साहब जो है, मेरी आवाज आ रही है ना आपको जावेद साहब? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल मुजम्मल गवान जी। शर्जील मेमन साहब ने कहा कि जब बिल्कुल आ रही है, 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसमें महंगाई नहीं थी। इनको याद कराता जाऊं, इस साल 38% महंगाई है जो 76 साल का रिकॉर्ड है। इससे पहले जो रिकॉर्ड बना था वो 2009-10 में पीपल्स पार्टी ने बनाया था 25% का, और वो जो 2009 से 2012 तक तारीख की पाकिस्तान की सबसे ज्यादा महंगाई 3 साल एक साथ वो पीपल्स पार्टी के दौर में रही। फिर ये बात कर रहे थे IMF प्रोग्राम की।
23 प्रोग्राम हुए हैं, उसमें से पीपल्स पार्टी ने आधे प्रोग्राम लिए हैं और आज तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक IMF का प्रोग्राम नहीं मुकम्मल किया। फिर इन्होंने बात की कि डॉलर बड़ा स्टेबल रहता है। इनको मैं अब क्या याद कर रहा हूँ कि जब मुशर्रफ साहब गए थे 58 रुपए का था और ये मुस्लिम लीग नून को 90 रुपए का दे के गए थे, वो भी 50% तारीख में सबसे ज्यादा रुपए की करेंसी इसमें गिरी थी। फिर बिलाल साहब आए, बिलाल साहब कोई 1990 के जिक्र कर रहे थे, इधर उधर के जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में 3 दफा ऐसी क्राइसिस आएंगे जिसमें पाकिस्तान दिवालिये में पहुंचा है। माशाल्लाह से वो सारी दफा नून लीग की हुकूमत के दौर में थे, 1998-99, फिर उसके 2008-9 में भी यही वजीर खजाना थे जब इसहाक डार आए, लेकिन 3 महीने में चले गए। 2018 में जो ये देखे गए और अब 2022-23, तो सारे के सारे जो डिफॉल्ट या पाकिस्तान जो एक गहरी खाई में गिरा वो इनके दौर में गिरा। और ये बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे शायद पाकिस्तान 2018 में आज़ाद हुआ था और पहली दफा एक हुकूमत आई थी और उस हुकूमत से पहले ना कोई पीछे हुकूमत थी ना कोई आगे हुकूमत है। अब ये सारे के सारे जो इस साल के माशी जो इशारे हैं पाकिस्तान की तारीख में ना मुजम्मिल दिल की भड़ास तो आपने खूब निकाल ली, आपको मैंने मौका भी दे दिया। आगे अब चलें, ज़रा बताएं कि इस सूरत हाल में जो ये नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उसके आगे कोई उम्मीद, कोई राह बाकी बचती है या हमने सिर्फ अब रोना ही है मुकद्दर में? वो राह दिखाए ना, क्या राह हो सकती है जिसको ऑप्ट किया जाए तो किसी कदर बेहतरी आ सकती है फॉर द कमिंग ईयर? राह हो सकती है जिसको ऑप्ट किया जाए तो किसी कदर बेहतरी कमिंग ईयर। इंशाल्लाह ताला कोई रोने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको ये जो साल गुजरा था इसकी असेसमेंट भी नहीं पता थी। अब इस साल के बुरे गुजरने पे लोग समझ रहे हैं कि अगले साल में बहुत बुरा होगा। मैं समझता हूँ कि 2023-24 विल बी द ईयर ऑफ रिकवरी। ये अब अच्छा, मेरी बात, ये जो जबरदस्त, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। हाउ कम, प्लीज एक्सप्लेन इट मुजम्मिल साहब, प्लीज एक्सप्लेन हाउ कम। इंपॉर्टेंट बात की, हाउ कम, प्लीज एक्सप्लेन इट मुजम्मिल साहब, प्लीज एक्सप्लेन हाउ कम। देखिए जब हमेशा जो है ना आपका एक माशी साल बुरा गुजरता है ना, जैसे अब मिसाल के तौर पे अब इंशाल्लाह ताला पिछले साल वाला सैलाब तो नहीं आना ना, उसने तो आपकी सारी की सारी फसल उड़ा दी थी। इंशाल्लाह ताला अगर नॉर्मल हालात वाली आपकी फसल हो गई तो खुद ब खुद आपके पास रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ज्यादा आ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो मसला था, जो आपने जो एडजस्टमेंट्स करनी थी या जो बुरा होना था इन टर्म्स ऑफ करेंसी, इन टर्म्स ऑफ महंगाई। अब महंगाई की मिसाल ऐसी ले लें कि पूरी दुनिया में एक साल में 30% चीजें की कीमतें नीचे आई हैं, पाकिस्तान में 38% ऊपर गई हैं। अब अच्छी खबर ये है कि हर चीज की कीमत आधी हो गई है। तो अब जो महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, हुकूमत पता नहीं क्यों 20-22-25% कह रही है, ये 13-14% पे आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। महंगाई भी कम होगी, चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम लोग सही, जो भी नई हुकूमत आती है, अगर हम IMF के साथ अपनी डेट्स रिस्ट्रक्चरिंग के साथ गए, ये जो खाकान साहब बात कर रहे हैं ना, बड़ी सही बात कर रही है कि $25 अरब देने कैसे हैं। ये $25 अरब हम नहीं दे सकते। अब अकेला IMF भी नहीं बेल आउट कर सकता, चाइना भी नहीं कर सकता, सऊदी अरब भी नहीं कर सकता। अब आपको इन सारों के जाना होगा और आपको किसी अपने जो आपने इनसे जो कर्ज लिया हुआ है, इस कर्ज को की तरतीब वापस चेंज करनी होगी, जिसको रीशेड्यूलिंग कहते हैं। वो अगर हो गई तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला, ज़खायर वगैरह ये तमाम चीज़ें भी हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको नहायत ही डिसिप्लिन होना होगा। ये नहीं कि MP स्कीम के लिए 100 अरब रुपए रख दिए, इलेक्शन लड़ने के लिए जो जबरदस्ती। आपने एक बात की थी, मैं जरा सा आपको भी थोड़ा सा इसमें जो है ना वो बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप भी जो है ना ये बार बार बात ना किया करें, रिलीफ रिलीफ रिलीफ। ये रिलीफ जो है ना, ये रिलीफ नाम गरीबों का लिया जाता है और ये इलीट्स को दे दिया जाता है। ये इलीट कैप्चर है। ये मैं 20 साल से बजट कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन आती है, अवाम दोस्त बजट दिया जाएगा। आज तक मुझे बता दें 20 सालों में कौन सी अवाम के साथ दोस्ती की? ये सारा झूठ का पलंदा है। ये सिर्फ बड़े बड़े मुजम्मिल, यानी 2018 से 2021 तक भी कोई ऐसा बजट नहीं आया जो जिसमें रिलीफ हो, जो अवाम के लिए हो। आप उन बजट्स को भी कह रहे हैं धोखा था वो। देखें जी, कोई ये जो रिलीफ का वर्ड है ना, ये एक धोखा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिलीफ को छोड़ के कारकर्दगी पे आ जाए ना। कारकर्दगी है बगैर रिलीफ के 2 साल 6% आ गई ना ग्रोथ, 2 साल 6% ग्रोथ आ गई बगैर रिलीफ दिए। अच्छा मुजम्मिल, हम चूंकि ट्रांसमिशन जारी रखेंगे और मैं ऑफनली आपको एंगेज भी करूंगा, आपसे डिस्कशन होगी। अच्छी बात यह है कि आपने वे फॉरवर्ड को भी हाईलाइट किया, जो बड़ा कम हुआ आज की हमारी नशिस्त में। मेरे साथ आप रहिएगा। अदनान साहब तशरीफ़ रखते हैं लाहौर चैम्बर में, उनके पास एक बार फिर जाते हैं। अदनान साहब देखें ना,
जो बड़े सियासी रहनुमा चाहे जरदारी साहब हों या डार साहब हों या दीगर, वो ऐसी सूरत हाल में जब इक़्तिसादी या मुआशी और सियासी सूरत हाल इस नहज पे आ जाए तो वो फिर रीच आउट करते हैं। आप जैसे जो माहिरीन हैं, चैम्बर्स के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन तक पहुँचते हैं, तो कुछ ताउन मांगते हैं, कुछ रिलीफ का या कुछ वे फॉरवर्ड का वादा करते हैं। तो जरदारी साहब भी आजकल एक्टिव हुए पड़े हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मौजूदा जो सियासी क़यादत है या ख़जाना की टीम है वो इदराक कर पा रही है हालात व वाक़यात का, और जो मुज़म्मिल ने निशानदेही की कि ये वो रस्ते हैं, ये वो सूरत हाल है जिससे कुछ राह निकल सकती है, कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है? जी बहुत शुक्रिया। कल जरदारी साहब फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए थे और मैं भी वहाँ गया था। हमने पहले दिन ही इस बात को बावर कराया था कि किसी भी इकोनॉमिक चैलेंजेस को निपटने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। अज़हद और जिस तरह बाकी माहिर दोस्त जिस तरह बाकी दोस्तों ने ये बात की, देखें पॉजिटिविटी लेके हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हम रीशेड्यूल के अंदर अगर डिसिप्लिन तरीके से रीशेड्यूल अगर फाइनेंस करने में कामयाब होंगे, ये इतना बड़ा हदफ नहीं होगा। और तीसरी बात जो है, जो मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ओवरसीज़ पाकिस्तान का, इंडस्ट्री का, ट्रेडर्स का और बिजनेस कम्युनिटी का, अगर वो बहाल हो जाए, अगर उन्हें मालूम हो जाए कि जो पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो उसके सिक्योर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत से माली हदफ को हम पूरा कर सकते हैं। और तीसरी सबसे जो बात है जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो मैंने पहले भी की, कि हमें फॉरेन रेमेडीज़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तान को उनका ट्रस्ट बहाल करना होगा। और एक हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, इनकम टैक्स सेक्शन है 111, उसके तहत अगर आप इसको 50 करोड़ या उस 5 करोड़ और उससे भी ज़ायद रकम को अगर आप अलाउ कर दें तो हमारे काफ़ी मसाइल बेहतर हो सकते हैं। आपने एक और बात की कि जो मैं गवर्नमेंट से और इसाक डार साहब से भी ये बात की कि इतना हाई टैरिफ के ऊपर इंडस्ट्री का सर्वाइवल नामुमकिन है, इसको भी आप इसको भी कम करें। और तीसरी जो बात सबसे अहम है कि हम अभी तक डैम्स के बारे में सोच नहीं दें। ग्रीन एनर्जी का स्लोगन लगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का हमारा स्लोगन लगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये होना चाहिए, पर देखिए लोकल इंडस्ट्री को आपने दिया क्या है, उसके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने हल क्या निकाला है? ना आपने बिजली के हाई टैरिफ हैं उसको कम कर पाए, गैस के हाई टैरिफ है उसको कम कर पाए। तो जब तक इन हमें अच्छा लेवल प्लेइंग नहीं दिया जाएगा और रिलीफ नहीं दिया जाएगा, और जिस तरह ये 9200 अरब रुपए का हदफ दिया गया, तो मुझे बताएं एक तरफ ये मईशत इससे टैक्स का हदफ की इतनी इस्तात रखती है कि इससे बोझ उठा सके, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्री को और ट्रेडर को ये रिलीफ दे और ये ट्रस्ट बहाल करे कि जो मामला बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया। यही वजह है ना कि वो ट्रस्ट है नहीं, वो रिलीफ मिला नहीं, इसीलिए जो इंडस्ट्री के शोबे में हमारी परफॉर्मेंस रही हदफ के बरक्स वो -2.94% है, जो कि अगर मैं ये कहूँ कि शायद थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर करके दिखाई दी है, इससे भी शायद कहीं ज़्यादा मनफी नंबर बनता हो एवरेज में, क्योंकि जिस टैरिफ की आप बात कर रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि दुनिया में टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट के ऊपर डिजिटलाइजेशन हो रही है। जी हाँ, हमारा जो ग्लोबली डिजिटल है जी, उसका जो इकोनॉमिक्स का हुजम है वो $10 ट्रिलियन है। तो हमें अब नए सेगमेंट्स को भी देखना होगा, हमें आईटी तरफ जाना होगा। ये जो अदनान साहब आपने बात की ना, इसको थोड़ा आगे बढ़ाने की मुझे इजाज़त दीजिए। जितने माहिरीन बैठे हुए हैं, मुजम्मिल हैं, हमाद हैं, डॉक्टर खाकान नजीब हैं, अवैस साहब और एहसान मलिक साहब, इंडियन इकॉनमी को अगर आप देखें, हमारे हमसाए में उनके कुछ जो ज़िम्मेदार थे, एक्सपर्ट्स थे, उनसे हमारा रिसेंट पास्ट में एक जर्नलिस्ट का डायलॉग हुआ, और वो पेटेंट ड्रिवन जो आईटी सेक्टर है उसको वर्टिकल ग्रोथ की शनाख्त करते हैं, कि बजाय इसके कि हम जो रिवायती तरीक़ाकार थे ग्रोथ के वो स्लो एंड स्टेडी होते हैं, लेकिन जो वर्टिकल ग्रोथ अगर हमें चाहिए 1 अरब और 25 करोड़ लोगों के लिए, तो उसके लिए उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पेटेंट ड्रिवन जो आईटी सेक्टर है, कि हम आईटी में वो पेटेंट ड्रिवन जो टेक्नोलॉजी या हमारा जो फोटे है उसको ज़्यादा उसके ऊपर बैंक करें, क्योंकि वो वाहिद सोर्स है जो वर्टिकल ग्रोथ को यकीनी बना सकता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी इस सेक्टर में हमारे यहाँ क्या है, मेरे सामने तो कोई डिटेल एज सच नहीं है। लैपटॉप मुफ्त बांटने का प्लान ज़रूर है,
अपने तय कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ इदारे प्राइवेट, नॉन प्राइवेट और गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन रियासती सतह पर उसको कितना एक्नॉलेज किया जाता है, आई गॉट नो आंसर। वैसे सब आपके पास है? जावेद साहब, असल में आईटी जो होती है, आईटी एक दिन में नहीं आ जाती। आप वर्टिकल ग्रोथ ले लें या जो भी चीज़, अगर आप इंडियन एग्जांपल ले रहे हैं तो उन्होंने पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया, अपने लोगों को ट्रेन किया, और वो ये काम कर रहे थे पिछले 10-15 साल से, जब हम लोग सो रहे थे और हम शायद उस वक्त फ्री के डॉलर्स की अय्याशी कर रहे थे, उस वक्त हम तो वो कर रहे थे, तो वो लोग अपना काम कर रहे थे वो सारी चीज़ों में। उसके ऊपर उन्होंने अपनी मैन पावर डेवलप कर ली, मैन पावर डेवलप करके आज वो उसका रिजल्ट ले रहे हैं कि उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट है और जिस तरह आईटी का एक्सपैंड हो गया वो सारी चीज़ें होगी। तो हमें तो फ्रेंकली जामी साहब, जो हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमें कभी भी हमने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर काम नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। आज भी आप जितनी बातें कर रहे हैं, अब जितनी चीज़ हो रही है, वो क्या बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जी अगला साल कैसे गुजरेगा, ये क्या होगा, क्योंकि हमारा तो चैलेंज इतना बड़ा होकर नजर आ रहा होता है। हम कहते हैं अच्छा यार ये इमीडिएट जो है वो चीज़ें आ जाए। अभी अदनान साहब इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, आपने गौर किया उनकी डिमांड्स किस तरह की हैं कि आप बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस दे दें। जरा प्लीज जरा गौर करें, जरा अलमिया देखें बिजनेसेस का। ये जो डार साहब की रजीम है, they were known for that कि बिजनेसमैन के साथ ताजिरों से बड़ा अच्छा ताल्लुक है इनका। नून लीग कहाँ है ना, कहाँ एक साल से तो उन्हीं की हुकूमत थी, अब तो एक साल उन्हीं के लोग बैठे हुए थे। तो क्यों बिजनेसमैन आज भी कह रहा है कि हमें ये कोई थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस दे दें कि हमारे, मुझे ये बताएं कि बिजनेसमैन के साथ कितना गवर्नमेंट कंटिन्यूस बैठती है, कितनी चीजें सुनती है। उन्हें तो हमेशा, अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जाएंगे तो वो तो कहता है कि बिजनेसमैन चोर है, सिवाय इसके इस सारी गुफ्तगू के कोई और चीज नहीं हो रही होती। एहसान मलिक साहब, आपके लिए पर्टिनेंट ये सवाल है, वैसा वापस आता हूँ। इन्होंने जो नुक्ता छेड़ा है कि जो ताजिर है उसकी जो मसाइल उनको हल करना, ये उनको एतमाद बहाल करना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और डार साहब तो इसीलिए जाने जाते थे। अब क्या हुआ? जामी साहब, मेरे ख्याल में ना मोर और लेस लोगों को जो हमारे इश्यूज हैं उनका बड़ा अच्छी तरह अदराक है। हमें बेसिकली सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए और सबसे पहले अपने हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना चाहिए। आपने इतनी बड़ी जो टीम रखी हुई है प्राइम मिनिस्टर ने, इसको स्क्वीज छोटा करना चाहिए। और उसके बाद मेरे ख्याल में जो अभी रिसेंटली B2B एक बार्टर ट्रेड के ऊपर हमारा मुआहदा हुआ है अफगानिस्तान, ईरान, रशिया एंड चाइना से, उसको प्रमोट करना चाहिए। उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। हम जो एप्टमा कॉटन इंपोर्ट करता है 1.5 से 2 बिलियन की, उसको हम कम कर सकते हैं। उसके बदले हम चावल एनीथिंग रशिया को ऑयल दे के ले सकते हैं, मतलब उसको प्रमोट करना चाहिए। और प्लस मैं जो भट्ट साहब हैं, खालिद भट्ट साहब चेंबर वाले, इसमें चेंबर्स बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। और जो लास्ट मीटिंग थी सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें एक अलामिया आया था, आपके नॉलेज में भी होगा, कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो वो जब तक चेंबर्स या बिजनेसमैन कम्युनिटी ऑन बोर्ड नहीं होगी तब तक वो पॉसिबल नहीं होगा। मेरी ये गुजारिश है कि आप इसको इस तरीके से देखें कि जैसे अभी मुजम्मिल साहब ने भी कहा, खाकान साहब ने भी कहा, और उससे पहले मैं पहले ही कह चुका था कि 111 को हमें फोकस करना चाहिए। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए। और रियल एस्टेट सेक्टर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड एरियाज हैं काइंडली उनको टैक्स करें, और जो फाइलर्स हैं उनको को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दें। जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर कैलकुलेट करें आप चीजों को, उनको टैक्स नेट में लाएं ना। जो नॉन फाइलर है उसको टैक्स नेट में लाएं, टैक्स बेस बढ़ाएं। ठीक है मलिक साहब, साथ में जरा मैं हमाद साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। हमाद साहब, शुक्रिया आप जुड़े हुए हैं। ये जो B2B की बात कर रहे हैं अदनान साहब भी और दीगर पैनलिस्ट भी, हम क्या बेचेंगे जी? हम काहे की बार्टर करेंगे? हमारे पास क्या है देने को? बिल्कुल जामी साहब, बड़ा मुश्किल सवाल है बेसिकली। अब आप देखें कि आपकी इकोनॉमी क्या है। हम इस वक्त देखा जाए कंप्यूटर के मदरबोर्ड तो बेच नहीं सकते, हम आईफोन की जो अंदर की चिप होती है वो नहीं बेच सकते क्योंकि हम बना नहीं सकते। तो अभी खड़े कहाँ हैं? जाहिर बात है हमने अपनी यूथ को वो स्किल प्रोवाइड नहीं की। जैसे अभी आपने IIT इंस्टीट्यूट का नाम लिया, तो वहाँ आप देखें कि वहाँ IT में वहाँ गवर्नमेंट ने 30-40 सालों से अपनी जो स्किल है, अपनी यूथ है, उसको ट्रेन किया है।
और हमारा फोकस ये नहीं रहा। अभी अगर ये जो ग्रोथ है, लेट्स सपोज जो अगले साल 3.5% गवर्नमेंट कह रही है और वर्ल्ड बैंक कह रहा है तकरीबन 2% होगी, तो आपको ये पता है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है। हम 3.6% की पॉपुलेशन ग्रोथ पे, तो हम तो फिर जीरो पे आ गए। अभी भी अगर 0.29 ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन तो बॉम्ब है सर। 3.6 की पॉपुलेशन जोड़े तो हाँ बिल्कुल 3.6 की, तो हम तो नेगेटिव में आ गए। मतलब वो बच्चे जो इस साल नौकरी लेने निकलेंगे उनके पास तो है नहीं। प्राइवेट सेक्टर ने जहां पिछले साल 1400 अरब रुपए लिया था, इस माली साल 14 अरब रुपए लिया है। तो प्राइवेट सेक्टर ने मतलब इट मींस कि एक्सपेंशन नहीं हुई। दूसरा, बिजनेस टू बिजनेस बिल्कुल हो सकता है, हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से शुरू हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ जैसे अभी ताजिर बरादरी ने भी कहा, इनको भी बड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। ऑनेस्टली जामी साहब, आप अगर खुद भी, आप लोगों की बात आपसे बात होती होगी कि एक खाता होता है एफबीआर को दिखाने वाला, एक खाता होता है जिसपे सच्चा प्रॉफिट होता है, तो इनको भी सिंसियर होना पड़ेगा। हर चीज़ गवर्नमेंट से डिमांड इतना ठीक है, कारोबार करना मुश्किल है, खासतौर पर सिंध में जहाँ जैसे अभी जरदारी साहब कह रहे थे कि एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, यहाँ एक डिपार्टमेंट करप्शन में लथपथ है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा। यहाँ आप कभी आप जाके देखिए सरकारी इदारों में क्या हाल है। तो ये बातें कहना बहुत आसान है। ये जो सवाल था ना कि लेट्स से अगर हमने बैंक ऑन करना है B2B बार्टर सिस्टम के ऊपर, तो हमारे पास क्या है? आपने तवज्जो दिलाई कि वहाँ इंडिया में तो 30-40 साल लगा के यूथ को ट्रेन किया गया, इंस्टीट्यूट बनाए गए। हमने भी यूथ को ट्रेन किया है। वैसे मैं ऑन लाइटर नोट कह रहा हूँ, मुजम्मल अगर सुन रहे हैं और बाकी पैनलिस्ट अगर सुन रहे हैं, हमने यूथ को बाकी ट्रेन किया है। हमने सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाए हैं सियासी जमातों के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, और हमने कुछ किया ना हो यार, पता नहीं अब इसकी यूटिलिटी कैसे हो सकती है उन एवेन्यूज के जैसे पैसे। अच्छा, मुझे ये एक सवाल मुझे जरा पूछने ने पैनल से, मैं दोबारा आपको ज़हमत देता हूँ, बिलखुसूस मैं भट्ट साहब आपको दोबारा ज़हमत इसलिए दे रहा हूँ, ये जो बार्टर करना है हमने, हमारे पास क्या सर बेचने को, क्या सौदा है, हम क्या देंगे जिसके बदले में हम रशिया से, चाइना से, ईरान से कुछ लेंगे? देखिए सर, बात यह है कि हमें बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत ज़बरदस्त इसके असरात आने वाले दिनों में होंगे, पर मैं इसके साथ ये बात भी ऐड कर लेता हूँ सर, वो तो होंगे, लेकिन ये मुझे और अवाम को ये तो बताएं, हम देंगे क्या, हमारे पास क्या देने को, वो तो हाईलाइट कर दें। हमारे पास जी, अब इसके अंदर बहुत सी B2B मीटिंग्स होंगी जहाँ वहाँ के अनटैप मार्केट्स के अंदर यहाँ से जाएं, और देखें सबसे पहले है कि ये जो अनटैप मार्केट्स थी जिसमें रशिया, अफगानिस्तान और ईरान था, यहाँ बिजनेस डेलीगेशंस जाएं, वहाँ से बिजनेस डेलीगेशन यहाँ आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर बेहतर दूरअसर नताइज भी निकलेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ जाके पता लगेंगी। और इंशाअल्लाह ताला देखिए, सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, इक्तिसादी रास्ता राहदारी खुलनी चाहिए, मामला ये है। ठीक, भट्ट साहब साथ हैं। अवैस मैं आपके पास भी आ रहा था और मुजम्मल से यही सवाल, पहले इस सवाल को मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाकई इसमें बड़ी विंडो अपॉर्चुनिटी है, वैसे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। एक चीज़ तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा जो आज भी हो रही है, वो क्या? वो ईरान में आपके चावल जा रहे हैं और वहां से उसमें कुछ फूड आइटम्स आ रहे हैं। हमारी ये एक बार्टर पॉकेट्स खुली हैं मंद में, और हाँ, बिल्कुल ठीक है, एक बार्टर ट्रेड है जो चल रहा है। देखें, अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रैंकली। मैं ये जैसे अभी लास्ट भी बात कर रहे थे, आपकी फार्मास्यूटिकल आप भेज सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट है वहाँ जा सकती है। जब आप एक दूसरे के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल्स के अंदर होती हैं बाज़, क्योंकि हमारे यहाँ बहरहाल एग्री बेस्ड है। अच्छा, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट के इशू को हाईलाइट किया है, इसमें वाकईतन दम है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ईरान में कई ऐसी अद्वियात हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस हैं जो वो नहीं बना सकते या उनके पास नहीं है, तो वो डेफिनेटली अगर हमें इजाजत हो तो हम उनको दे सकते हैं। नॉट ओनली ईरान, आपकी रशियन जो स्टेट है जो आपके एडजेसेंट लगती हैं, वहां अगर आप आज जाके उनकी मेडिकल सिचुएशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मुल्क बहुत बेहतर है उस सारे से। यहाँ प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, वहां नहीं है, तो इसका इतना बड़ा गैप है जो यहाँ से फुलफिल हो सकता है वो सारी चीजों के ऊपर। खाकान साहब, व्हाट एल्स, और क्या है हमारे पास जो हम B2B को अगर उसी पे हाईलाइट करें तो हम दे सकते हैं दीगर ममालिक को? देखिए, B2B तो एक बड़ा छोटा सा एरिया है। इससे जो फ़ायदा होगा वो चूँकि एक वल्नरेबल एरियाज जो हमारी बेल्ट हैं उसमें आप रॉ मटेरियल है, लेदर है, राइस बहुत बड़ा आइटम है, कुछ आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सो जो उस एरिया से आप ट्रेड कर सकते हैं। बट ये तो एक अच्छा कदम है, बहुत अरसे से बिजनेस कम्युनिटी मांग रही थी, सो आपने ये कर दिया। बट असल तो आप देखें कि आपका इतनी बड़ी ट्रेडिंग बेल्ट एग्जिस्ट करती है जिसके साथ
चाइना आप छोड़ दें, अगर अपने दूसरी तरफ नहीं कर सकते ट्रेड, सो चाइना, रशियन स्टेट्स, ईरान, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बेल्ट है। रीजनल ट्रेड इज हैज टू अलाइन, इसी से अगर आप ट्रेड शुरू कर देंगे तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छी बेल्ट बनाई जा सकती है। एंड मूविंग मच बियॉन्ड बार्टर, यू हैव टू अगर आप CPEC 2 वाकई कर लेते हैं, अगर आप वाकई इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेते हैं, अगर आप अपने दीगर मसाइल हल कर लेते हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ी आपके पास एरिया में पॉपुलेशन है जहां तक आप पहुंच सकते हैं। आई थिंक दैट इज द रियल ट्रेड इशू। अगर आपने कभी वाकई ट्रेड को हल करना हो, आप आसियान मॉडल पे ये ट्रेड बिल्ड करें। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SAARC, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर साइड कंप्लीटली। तो ये तो नहीं, आसियान में तो सूरत हाल ही कुछ और है, उनकी पॉलिटिकली, उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो जो SAARC की निस्बत किसी और राय पे हैं और बेहतर हैं। अच्छा, अब ऐसा एक और बड़ा अहम मौजू है कि अब जबकि हमने ये टैक्स बेस को बढ़ाए बगैर टैक्स को बढ़ाया हमने, तो मज़ीद कौन से शोबा जाते हैं जिनके ऊपर और टैक्स लग सकता है और कौन कौन शख्स जो है इसकी जद में आ सकता है? देखिए, ये एक सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का फ्रेंकली पॉलिसी आ रही है, ये एंटी बिजनेसेस नज़र आ रही है। क्योंकि जब आप ये कह रही हैं कि 7,000 अरब से 9,000 अरब के ऊपर जाना है, अप्रॉक्सीमेटली 29 से 30% की आप इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, और ये उस टाइम पे बात कर रहे हैं जब बिजनेसेस डिक्लाइनिंग में है। आपको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है कि क्या बिजनेस ग्रोथ होगी क्या नहीं होगी। तो इस टाइम के ऊपर इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके जाना, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक किस्म की बात लग रही है जिसके ऊपर गवर्नमेंट जाने की बात कर रही है, वन थिंग। सेकेंडली, यस, अगर मैं इसको ये भी कहता हूँ दूसरी तरफ कि ये रियलिस्टिक हो सकता है अगर आप टोटल FBR को एक साल में ये टारगेट दे दें कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को भूल जाएं और सिर्फ हम आपसे टारगेट लेंगे नए टैक्स पेयर्स के साथ कि नए टैक्स पेयर्स कितने हैं, क्या बेस हो रही है। मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ एवेन्यूज हैं जो इस वक्त भी अनटैक्सड हैं। आप जरा गौर करें, आपकी इकोनॉमी डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, आप कह रहे हैं रिसेशन का पीरियड चल रहा है। अगर हम नए टैक्स बेस को बढ़ा लेते हैं बिल फर्स्ट और वो टारगेट उन्हें दिया जाता है, कितना को फर्क पड़ेगा? आप डबल कर लेंगे, एग्जैक्टली डबल कर लेंगे। मैं कहता हूं आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का साइज कितना है, कभी आप डू यू एग्री अगर टैक्स बेस को बढ़ाया जाए तो ये जो 9200 अरब है ये शायद 1500 अरब तक जा पहुंचे, 15,000 अरब तक जा पहुंचे, 15,000 अरब तक जा पहुंचे। मेरा ख्याल है मुजम्मिल साहब को मैं देख तो पा रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। हमाद आलम साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल जावेद साहब, हमारी 50% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टैक्स का पोटेंशियल बहुत है। और दूसरा जो एक सवाल था, अगर पिछले सवाल का जवाब कि इस मुल्क में पोटेंशियल जो आपने कहा कि हम क्या दे सकते हैं, बहुत कुछ है। जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर है, माइंस एंड मिनरल का सेक्टर है, हमारी मैरीन इकोनॉमी है, तो बहुत कुछ है इस मुल्क में। लेकिन इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। अब उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से नथी है, तो अगर यहाँ ये होगा कि कौन हुकूमत है, कितने साल है, कब तक क्या पॉलिसीज़ बना रही है, अगर ये पता चलेगा तो लोकल इन्वेस्टमेंट भी आएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और बिल्कुल कई सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी, अगर आप समझ लें इस वक्त 50-60% डॉक्यूमेंटेड है, तो बिल्कुल जो 50% नहीं है उसको अगर हम आहिस्ता आहिस्ता टैक्स रेट पे लाएं, लेकिन इसके लिए एक ही इदारा है हमारा FBR, इनको ठीक करना पड़ेगा। पहले जो टूल है आपका, जो टैक्स जमा करने वाला इदारा है, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ इस्लाहात लानी पड़ेगी, वहाँ चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हो सकता? याद आ गया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फेज है। ठीक, मैं मुजम्मिल के पास वापस जा रहा हूँ, लेकिन इस्लाहात से याद आ गया, नाज़रीन को थोड़ा सियासी तड़का भी दूँ कि वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो मुजम्मिल उसका परचम डिज़ाइन फाइनल हो रहा है, बल्कि हो चुका है। अच्छा मुजम्मिल, आपसे जानना मैं ये चाह रहा था कि ये अवैध साहब की बात में बड़ा दम है कि जो हदफ है 9200 अरब का, वो तो अपनी जगह, लेकिन आप FBR को अगर ये टारगेट दें कि आपने टैक्स बेस बढ़ानी है, तो शायद वाकई इससे कहीं ज़्यादा आप इस साल इकट्ठा कर सकें। ये टैक्स बेस बढ़ने का इम्कान कितना है, पोटेंशियल कितना है, और अगर बढ़ जाता है तो वाकई हम ये 9200 की बजाय कई 100 और अरब रुपए जो है इकट्ठा कर सकते हैं? देखिए, इस साल जो है ना 1,00,000 अरब रुपए पाकिस्तान की आमदनी होगी, और पाकिस्तान का जो टैक्स की शरह है वो है 8.5 से 9% जमा करने की।
तो 1,00,000 अगर हम 15% पे चले जाएं, दुनिया में तो 25, 30, 35, बाज़ ममालिक में 40% है, इंडिया वगैरह में भी 15% से ज़्यादा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका देखें, हम ये टैक्स बेस छोड़ दें, एक अल्फाज को इस्तेमाल करें। जिस आदमी की आमदनी, चाहे वो जिस शोबे से भी हो, चाहे ज़राअत से हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो दुकानदार हो, काबिल टैक्स आमदनी है, वो टैक्स लें उससे, बस एग्जेम्पशन ना दें। इसमें छोटी सी मिसाल, काबिल टैक्स क्या होगा? पेंशन एक आदमी की 15,000 की और एक शख्स की 20 लाख। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ काबिल टैक्स क्या होगा, इसकी तारीफ कैसे की जाएगी? ये कैसे तय होगा कि फलां शख्स काबिल टैक्स है? कैसे की जाएगी? ये कैसे तय होगा? इसकी तारीफ जो आज के हिसाब से इसकी तारीफ ये है कि जिसकी आमदनी 12 लाख से ज्यादा है उसको टैक्स देना है इस साल के हिसाब से। अगले साल अगर इसको 14 लाख कर दे तो एक अलग बात है। तो 12 लाख से ज्यादा जिसकी आमदनी है, औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, सरकारी अफसर, रिटायर्ड फौजी, मौलवी, जो भी है, ब्यूरोक्रेट, उसकी अगर आमदनी उससे ज्यादा उससे टैक्स ले। ये ना दे कि जी ये इसको आईटी से काम करता है इसको छोड़ दें, ये एक्सपोर्टर है छोड़ दें, ये पेंशनर है इसको छोड़ दें, ये एग्रीकल्चर है इसको छोड़ दें, मुझे ये कल्चर है इसको छोड़ दें। मुजम्मिल साहब, अवैस साहब, खाकान साहब और एहसन साहब और हमारे साथ माद आलम साहब हैं, आप सब मेरे साथ रहिएगा, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मज़ीद भी इश्यूज़ हैं इकॉनमी से जुड़े, बजट से जुड़े, जो अभी डिस्कस करने हैं, जो हमने अगले घंटे के लिए रखे हैं। हेडलाइंस का वक्फा है, ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं नाज़रीन इन्हीं पैनलिस्ट के साथ, क्योंकि कुछ उम्मीद दिखा रहे हैं हमें मुजम्मिल साहब भी और खाकान साहब भी।